प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम नेट जेआरएफ से टीजीटी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इकाई 1 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इकाई 1 को प्रारंभ कर दिया है। हमने इसको जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे के भाग से हम इसको प्रारंभ करना चाहते हैं। हम पढ़ने वाले थे मध्यकालीन आर्य भाषा को, है ना। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण संकलन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप वीडियो के साथ बिल्कुल बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें ताकि मेरी कोई क्लास मिस ना हो पाए। चलिए बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में रखा गया है ना। पहला है जिसको प्रथम प्राकृत या पाली भाषा भी कहा जाता है। इसका जो समय काल है वो 500 ईसा पूर्व से एक ईसा पूर्व तक रखा गया है। द्वितीय प्राकृत है जिसको द्वितीय प्राकृत या प्राकृत भाषा कहते हैं। इसका समय काल 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। वहीं पर तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण संकलन ही प्रस्तुत किए हैं। बताने को फ्रेंड्स बहुत था, सारी पुस्तकें उतारना पॉसिबल नहीं है और सबको लिख लेना पॉसिबल नहीं है और सबको स्मृति पटल पर रखना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूजीसी नेट का आपको इतना की इकाई 1 बस तैयार करना है। आपके पास 10 इकाई लगे हुए हैं, 10 इकाई आपके सेकंड पेपर में, 10 इकाई ही आपके फर्स्ट पेपर में है। तो टोटल आपको 20 यूनिट तैयार करना है और 20 यूनिट में से आपको स्मार्टली तैयार करना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि पाली मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था मानी गई है। पाली भाषा के संबंध में विद्वानों में मतभेद रहा है। सर्वमान्य विदित है कि पाली भाषा शब्द की उत्पत्ति पाटिल से भी मानी जाती है। इस संदर्भ में पाली का अर्थ हुआ मगध की भाषा। कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य की रक्षा करने वाली भाषा मानते हैं, क्योंकि अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषा में ही लिखा गया है। पाली साहित्य के अंतर्गत संपूर्ण बौद्ध साहित्य आता है, जो मूलतः पिटक साहित्य एवं अनुपिटक साहित्य में विभक्त है। पिटक साहित्य के अंतर्गत त्रिपिटक ग्रंथ, सुप्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक शामिल है। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि यदि आप यहाँ पर पढ़ने आएंगे तो बहुत सारे तथ्य हैं जहाँ पर आप दिग्भ्रमित हो सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने पाली का शब्द अलग अलग मतलब बताया है। कुछ लोग कहते हैं कि पाली पल्ली से बना है। आचार्य विधुशेखर हैं जो अलग मानते हैं कि पंथी से बना है, पट्टी से बना है, फिर पल्ली हुई, फिर पाल हुआ, ऐसा करके, है ना। भिक्षु जगदीश जी हैं वो भी अलग मानते हैं कि पलियाए है, ऐसा फिर लास्ट में कहते हैं कि पाली है। तो कई ऐसे मतलब हमारे विद्वान हैं जो अलग अलग तरह से पाली भाषा के संबंध में अपना मत व्यक्त करते हैं। बहुत मतभेद भी देखने को मिलता है। बात करती हूँ, इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हमारे मूल पिटक साहित्य हमारे आए हैं बौद्ध धर्म में, ये 3 ग्रंथ पाली भाषा में ही मिलते हैं। सुप्त पिटक जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है ना। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो इस इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न वगैरह ज़्यादा बनते नहीं हैं। मैंने यहाँ पर लिया है कि मैंने कहा है कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको मैं छोड़ दूँ, हर टॉपिक पर मैं बात करूँगी, ठीक है, क्योंकि आपको जीरो से तैयार करना है। बात करते हैं पाली भाषा की व्याकरणिक विशेषताओं की। यहाँ भी बड़े मतलब मतभेद सामने आते हैं। तो व्याकरणिक दृष्टिकोण से कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ, जिनमें से उन्होंने 8 स्वर माने थे और 33 व्यंजन माने हैं, जबकि ध्वनियाँ थी कच्चायन के अनुसार। जबकि मुगलान के अनुसार पाली में 33 ध्वनियों का वर्णन हुआ है और इन्होंने 10 स्वर माने थे, जबकि व्यंजन 33 ही माने हैं, लेकिन इन्होंने जो कच्चायन है 8 स्वर माने थी, ठीक है। आगे बात करती हूँ कि वैदिक और लौकिक संस्कृत में तीनों सा थे, किंतु पाली में केवल सा रह गया। इम्पॉर्टेंट है आपको ये याद रखना कि पाली भाषा में 3 लिंग 2 वचन हैं। द्विवचन पाली भाषा में समाप्त हो गया है। र और ला ध्वनियों का आपस में परिवर्तन भी पाली में उपलब्ध होता है। आगे बात करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि री यहाँ पूर्णतः समाप्त हो गई हैं, क्योंकि ला लह ध्वनियाँ विद्यमान थी, क्योंकि ये जो री ये वैदिक साहित्य में देखने को मिला था, है ना। तो यहाँ पर यह ध्वनियाँ समाप्त हो गई हैं और लह ध्वनियाँ हैं। बात करते हैं प्राकृत भाषा की, क्योंकि पाली में इम्पॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण था उसका संकलन हमने यहाँ लिया है। जबकि पाल का जो वर्णन है कि स्वर ध्वनियाँ कितनी हैं, व्यंजन ध्वनियाँ कितनी हैं, उनका जिक्र मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ।
बात करूं प्राकृत भाषा की, तो प्राकृत के संबंध में दो मत प्रचलित हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भाषा कहा गया है। कुछ विद्वान प्राकृत को प्राचीनतम जनभाषा स्वीकार करते हैं तथा कुछ विद्वान प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई मानते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने प्राकृत भाषा को संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश की परंपरा मानते हुए इसे पाली और अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना है। ठीक है, यदि कभी ऐसा प्रश्न बनता है कि भोलानाथ तिवारी ने क्या मतलब कहा है प्राकृत भाषा के संबंध में, तो आप याद रखना कि इन्होंने कहा है कि संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश की परंपरा की भाषा मानते हुए पाली और अपभ्रंश के बीच की कड़ी किसको माना है? प्राकृत भाषा को। ठीक है, पाली और अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना है। आगे बात करते हैं निष्कर्षतः सभी विद्वानों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ठीक है, निष्कर्षतः सभी विद्वान यही मानते हैं कि जो प्राकृत भाषा है ना, प्राकृत भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था है। ठीक है, जिसका समय पीरियड 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक लिया गया है। तो इसको मतलब मानते हैं कि ये संस्कृत से इसकी उत्पत्ति हुई है। आगे इम्पॉर्टेंट बात करती हूँ कि वर रुचि ने प्राकृत प्रकाश, इनका ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं जो निम्नांकित हैं, है ना। महाराष्ट्रीय प्राकृत, पैसाची प्राकृत, मागधी प्राकृत, सौरसेनी प्राकृत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे इसका वर्णन देखते हैं हम। वहीं पर हेमचंद्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के 3 भेद बताए हैं। 3 भेदों की चर्चा की है कि ये अर्धमागधी, चूलिका या पैसाची, अपभ्रंश। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन है? ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं एग्जाम में। और ये इंपॉर्टेंट है कि हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि भी माना जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए, पेपर में कई बार एग्जाम में पूछ जाते हैं। अब हम बात करते हैं वर रुचि के अनुसार कि उन्होंने महाराष्ट्रीय प्राकृत कैसे माना। तो महाराष्ट्रीय प्राकृत का मूल क्षेत्र महाराष्ट्र है। मराठी का विकास इसी से हुआ है। प्राकृत भाषा में रचित काव्य ग्रंथों में प्राकृत का यही रूप प्रयुक्त हुआ है। आचार्य दंडी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्यादर्श में महाराष्ट्र को सर्वोत्कृष्ट प्राकृत बतलाया है। महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया है। ठीक है, बताने को मैंने कहा है, सभी कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। जो महत्वपूर्ण है परीक्षोपयोगी उसका हमने यहाँ जिक्र किया है। आगे आता है सौरसेनी प्राकृत, है ना। कुछ लोग इसको सौरसेनी अपभ्रंश कहते हैं। जब हम अपभ्रंश पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, प्राकृत याद रखिएगा, प्राकृत की बात हो रही है, ना कि अपभ्रंश की। ठीक है, सौरसेनी प्राकृत मूलतः मथुरा के आसपास की बोली थी। मध्य देश की भाषा होने के कारण सौरसेनी का बहुत आदर था। डॉक्टर पिसेल के अनुसार इसका विकास दक्षिण में हुआ है। सौरसेनी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। वर रुचि ने सौरसेनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसको कि सौरसेनी प्राकृत को ही प्राकृत भाषा का मूल माना है। किसने? वर रुचि ने। आगे बात करते हैं पैसाची प्राकृत की। तो पैसाची प्राकृत को ग्राम्य भाषा, भूत भाषा, पैसाची का आदि नामों से भी पुकारा जाता है। उत्तर पश्चिम में कश्मीर के रहने वाले पिसाच जाति के लोग इसका प्रयोग करती थी। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको और अलग इसमें तथ्य देखने को मिलेंगे। मैंने कहा है महत्वपूर्ण का जिक्र मैं इधर कर रही हूँ। आगे बात करते हैं मागधी प्राकृत की। तो मागधी प्राकृत मगध देश की भाषा रही है। संस्कृत नाटकों में इसका प्रयोग अधिकतर मिलता है। इसमें कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती। इसका प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में देखने को मिलता है। किसका? मागधी प्राकृत का। बात करते हैं अर्धमागधी प्राकृत। तो अर्धमागधी प्राकृत जो है, अर्धमागधी प्राकृत को प्राचीन कौशल यानी मागधी और सौरसेनी, ठीक है, देखो यहाँ हमने प्लस लगा दिया है कि मागधी और सौरसेनी के आसपास की भाषा माना गया है। किसको? अर्धमागधी प्राकृत को। इसका प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में देखने को मिलता है। महावीर स्वामी का संपूर्ण धर्मोपदेश इसी भाषा में वर्णित है। किस भाषा में? अर्धमागधी प्राकृत में। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखें। आगे बात करते हैं हमारी जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है, वो है अपभ्रंश। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अपभ्रंश को पढ़ना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इसका जो समय काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ, है ना। अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भाषा भी कहते हैं। अपभ्रंश को अवहट्ट नाम से भी जाना जाता है।
इसका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक मतलब इसको किसको अपभ्रंश को मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा के बीच की कड़ी माना गया है। कुछ विद्वान अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा भी मानते हैं। संधिकालीन क्यों मानते हैं? क्योंकि ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को जोड़ने का काम करती है, तो इसलिए संधिकालीन भाषा भी स्वीकार करते हैं। आगे देखते हैं कि अपभ्रंश शब्द का ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, अब ये परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, ठीक है, कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रामाणिक प्रयोग कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग कहाँ मिलता है? तो पतंजल के महाभाष्य में मिलता है, तथा अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी देखने को मिलते हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग चंड, जो कि 6ठी सदी के हमारे कवि हुए हैं, चंड 6ठी सदी के उनका ग्रंथ है प्राकृत लक्षण में दिखाई दिया है ना। बड़ा मतभेद है यहाँ पर, मतलब अपभ्रंश के लिए बहुत ज़्यादा मतभेद देखने को मिलता है, कुछ लोग कहीं से मानते हैं, कुछ लोग कहीं मानते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो मतलब महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हीं का हमने वर्णन किया है, जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में जहाँ से प्रश्न बनते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखें तो अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसको देख लीजिएगा। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में अपभ्रंश को आभीर भाषा भी कहा है। आगे बात करते हैं कि डॉक्टर हरदेव बाहरी में बाहरी ने होना चाहिए, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, हरदेव बाहरी होना चाहिए था, बहरी हो गया है। हरदेव बाहरी ने 7वीं शती से 11वीं शती तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है। वहीं पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने परिवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना, कि किसने परिवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया है, तो वो हैं हमारे गुलेरी जी, ठीक है। जब आप टॉपिक देखेंगे कि आप जब मेरे क्लास पर आएँ तो सबसे पहले आप PDF को खोलें, ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स आप PDF को खोलना, जिस तरह PDF में दिया गया है उसी तरह मैंने कोशिश किया है इसको रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपके सिलेबस में दिया गया है उन्हीं टॉपिक को मैंने रखने की कोशिश की है। आगे बात करते हैं अपभ्रंश भाषा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। तो अपभ्रंश को उकार बहुला भाषा कहा गया है। इसमें सभी स्वरों का अनुनासिक प्रयोग अपभ्रंश में होने लगा था। अपभ्रंश में 2 वचन और 2 लिंग मिलते हैं। अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग होने लगा था। आगे एक छोटा सा टॉपिक दिया था अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, ठीक है, अवहट्ट का जो समय है 900 ईसा पूर्व से 1000 मतलब 1100 ईसा पूर्व तक माना गया है। तो मैंने अवहट्ट को भी रखा है क्योंकि हमारे सिलेबस में टॉपिक अलग से कोष्टक करके यानी मतलब कॉमा लगा करके एक टॉपिक है। अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर यानी जो कि ज्योतिषर ठाकुर कृत ग्रंथ है में मिलता है। संदेश राशक में अवहट्ट भाषा का उल्लेख मिलता है। वहीं पर देखते हैं कि विद्यापति के कीर्ति लता की भाषा को अवहट्ट कहा गया है। तो ये कुछ तथ्य इंपॉर्टेंट थे, इसको याद रखें। और कई और बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन जो परीक्षा में जिनसे जहाँ से प्रश्न बने हैं तो उसको मैंने बताने का प्रयास किया है, क्योंकि अवहट्ट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। तो ये कहा है डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने, है ना। आगे बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा और जहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बने हैं, तो वो है हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा और उसका वर्गीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसको करना। और यहाँ से मतलब जब भी आप देखें ऐसा कोई मतलब सिचुएशन नहीं गया हो जो यहाँ से प्रश्न न बना हो। और आपको पता है कि इकाई एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 5 से 6 प्रश्न, या फिर मैं यूँ कहूँ कि 4 से 5, ठीक है, 4 से 5 प्रश्न तो इकाई 1 से बनेंगे ही बनेंगे, जिनमें से हमारा ये टॉपिक है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, चलिए देख लेते हैं इसको भी। इसका जो समय काल है वो 1000 ईस्वी से प्रारंभ होता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में डॉक्टर हार्नले ने इसका वर्गीकरण किया। आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण अनेक भाषा
वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से करने का प्रयास किया है, जिनमें से प्रमुख हैं हॉर्नले, जॉर्ज ग्रियर्सन, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। ठीक है, इतने लोगों का वर्गीकरण हम देखेंगे, है ना। हमारा जो अगला पीडीएफ में लाऊंगी उसमें इतने लोगों का वर्गीकरण, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है। ठीक है, कई बार पूछा गया है कि डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने मतलब वर्गीकरण करते हुए मध्य देशी भाषा को किसके अंतर्गत रखा है, या प्रतीच्य भाषा को, या पश्चिमी हिंदी को किसके अंतर्गत रखा है, ऐसा मतलब पूछा जाता है ना। या फिर धीरेन्द्र वर्मा का पूछ लेता है। तो इसको मैं आपको बहुत अच्छे से इसका चार्ट बना करके आपको बिल्कुल दिखाऊंगी कैसे करना है। इम्पॉर्टेंट है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में प्रमुख हैं तो हिंदी, गुजराती, मराठी, सिंधी, लहदा, पंजाबी, बांग्ला, उड़िया। कुछ महत्वपूर्ण आपको दिखाती हूँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां, जिनका वर्णन हम इस तरह देखते हैं। ठीक है, इस तरह देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सौर श्रेणी अपभ्रंश की। ठीक है, सौर श्रेणी अपभ्रंश है ना। और यदि इनकी बात करूं तो इनका मैं अलग से एक पीडीएफ के बनाया है, जिसका मैं आपको दिखाऊंगी। हिंदी के संबंध में इम्पॉर्टेंट तथ्य, ठीक है, कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं। तो मैंने बार बार इसको दिखाने का प्रयास नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब हम इसका वर्णन करें, क्योंकि आप जब इसका भौगोलिक विस्तार पढ़ेंगे वहाँ भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। जहाँ मैंने इसके क्षेत्र को भी रखा है कि कहाँ किस किस क्षेत्र में ये कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं, और इसको और किस उपमान नाम से जाना जाता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इन सब का जिक्र मैंने वहाँ किया है, तो वहाँ पर मैं इसको आपको बताऊंगी। पहले बात करते हैं सौर श्रेणी अपभ्रंश। सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत हमारी 3 मतलब उपभाषाएं हैं, जहाँ आती है पश्चिमी हिंदी भाषा, राजस्थानी हिंदी भाषा और पहाड़ी हिंदी भाषा। तो पश्चिमी हिंदी भाषा के अंतर्गत ब्रज भाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगुरु, बुंदेली आती है। ठीक है, इसका हम क्षेत्र भी हमने रखा है, यहाँ पर हमने इसका जिक्र किया नहीं है कहाँ कहाँ बोली जाती हैं, है ना। क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है, कि ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना। और याद रखिएगा, जहाँ जितनी क्लासेस आ रही हैं यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर क्विज भी इन्हीं का होगा। ठीक है, कोई अन्यत्र विषय हम नहीं रखेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप इसको पहले पढ़ें और इसके बाद इस क्लास को देखें, अच्छे से देखें, और साथ में आप हमारे साथ जुड़कर टेलीग्राम पर इसका प्रश्नोत्तरी क्विज करें, है ना। आगे आता है राजस्थानी हिंदी, जिसके अंतर्गत आती हैं जो बोलियां हैं वो मारवाड़ी बोली है। ठीक है, मालवी है, मेवाती है, जयपुरी है। फिर पहाड़ी हिंदी आती है, जिसमें गढ़वाली और कुमाऊनी ये दोनों बोलियां सम्मिलित की गई हैं। इनका भी क्षेत्र अलग अलग ही है। ठीक है, इसका क्षेत्र का जिक्र हम करेंगे जब हम इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे, तो वहीं पर हम इसके क्षेत्र को भी रखेंगे। जैसे हमने मारवाड़ी पढ़ा तो पुरानी मारवाड़ी को डिंगल कहा गया है ना। इसकी प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं, या मेवाड़ी को और किन किन बोलियों के नाम से पुकारा जाता है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे, तो वहीं पर हमने इसके क्षेत्र का भी जिक्र किया है। आगे बात करते हैं अर्ध मागधी अपभ्रंश को, जिसके अंदर इसकी जो उपभाषा है पूर्वी हिंदी है ना। याद रखिएगा, अपभ्रंश अर्धमागधी है ना। प्रश्न बनता है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से में कौन सी बोलियां शामिल नहीं है ना। दे दिया जाएगा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, ऐसा मगही। तो आपको देखना है कि अर्धमागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी के अंतर्गत केवल 3 बोलियों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। ठीक है, आगे बात करते हैं मागधी अपभ्रंश को। तो मागधी अपभ्रंश में बिहारी हिंदी आती है। ठीक है, जिसकी उपभाषा बिहारी हिंदी है, और जिसमें 3 बोलियों को सम्मिलित किया गया है, भोजपुरी, मगही, मैथिली को। ठीक है, तो हमने आज तक यहाँ तक आपको दिखाया पीडीएफ के माध्यम से, और बताना चाहूँगी ये पीडीएफ आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्टली मैंने बनाया है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि इतना ही आप तैयार करते हैं परीक्षा के लिए, तो परीक्षा में कहीं से भी आप कोई प्रश्न आप छोड़ कर नहीं आएंगे। इसके आगे हम बात करेंगे कि हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं उसको किन विद्वानों ने किस नामकरण से पुकारा है, या क्या नामकरण दिया है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं उनको उच्चारण की दृष्टि से किस वर्ग में रखा गया है। जैसे उकार बहुला में कौन कौन सी आती हैं, है ना। उदासीन आकार बहुला है, इकार बहुला है। तो इन सब चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। हमारी जो अगली वीडियो आएगी, तो बस आप बने रहें वीडियो के साथ और चैनल के साथ अच्छे से बने रहें। और बस वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो के साथ अपना एक छोटा सा फीडबैक जरूर छोड़कर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।